आज हम बात करेंगे क्रिस्टोफर नोलन की नई फिल्म ओपनहेमर के बारे में। फिल्म की स्टोरी इंतहाई सादा सी है और देखने के लिए बस इतना ही खास है कि इसे क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का स्टार्ट जे रॉबर्ट ओपनहेमर से होता है और हैमर फिजिक्स की स्टडी के लिए इंग्लैंड जाता है, मगर कुछ वक्त के बाद वो वापस आ जाता है यानी अमेरिका, और वापसी पर वो एक यूनिवर्सिटी में क्वांटम फिजिक्स पढ़ाना शुरू करता है और क्वांटम फिजिक्स पढ़ाने की वजह से उसके बहुत से साइंटिस्ट दोस्त भी बन जाते हैं। और ओपनहेमर ज्यादातर स्टार्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था और बहुत सी रिसर्च के बाद आखिरकार उसे ये पता चल जाता है कि जब एक स्टार मरता है तो असल में उसमें क्या होता है। इसके बाद वो ब्लैक होल की डिस्कवरी करता है और उसकी एक न्यूज आर्टिकल भी छपता है, लेकिन इसके साथ साथ उसके दिमाग में एटम बम बनाने का प्रोसेस भी चल रहा था। इसके साथ ही यहाँ ओपनहेमर की लाइफ के बारे में भी डिटेल्स दिखाई गई हैं। इसमें उसकी बीवी कैथरीन दिखाई गई है जिसे वो प्यार से किटी बुलाता है, और इसके साथ साथ उसका एक लड़की के साथ अफेयर भी चल रहा था और उसका नाम है जीन टेटलॉक। और जो ओपनहेमर अपनी रिसर्च में आगे बढ़ रहा था तो उसे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में मजीद मालूमात होती जा रही थी, लेकिन एक चीज ओपनहेमर बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है, और कुछ ऐसी चीजें थी जो थ्योरी में तो मुश्किल लग रही थी लेकिन प्रैक्टिकली वो मुमकिन थी। और अभी उसकी रिसर्च चल रही थी कि एक न्यूज आती है कि हिटलर ने पोलैंड पर अटैक कर दिया है, और उस वक्त ओपनहेमर के दिमाग में सिर्फ एक आइडिया था कि एटम बम कैसे बनाया जाए। और वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन देखते हुए अमेरिकन गवर्नमेंट लेसी ग्रूवेस को ओपनहेमर के पास भेजती है ताकि मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया जा सके। और मैनहट्टन वो प्रोजेक्ट है जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलाया था, और इसमें बहुत सी कंट्रीज ने फंडिंग की थी ताकि एटम बम बनाया जा सके। और आखिरकार ओपनहेमर मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए राजी हो जाता है और ओपनहेमर लॉस एलमोस में बहुत से साइंटिस्ट को साथ लाकर उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देता है। और इस तमाम प्रोजेक्ट में तकरीबन 2 साल और $2 अरब का खर्चा आया, और बहुत सी मुश्किलात से निपटने के बाद आखिरकार वो बम को फाइनल कर लेते हैं। और टेस्ट करने के बाद इस बम को जापान के लिए भेज दिया जाता है, और अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम फेंककर अपनी फौजी ताकत का मुजाहिरा करता है, और इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती है। लेकिन ओपनहेमर इस वाकये के बाद बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि इन तमाम लोगों का कत्ल उसने किया है और इन एटॉमिक बॉम्ब्स में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे। लेकिन दूसरी तरफ यूएसए के तमाम लोग ओपनहेमर से बहुत खुश थे और वो उसे एक हीरो की तरह देखते थे, लेकिन ये तमाम खुशी उसके किसी काम नहीं आ रही थी। और आखिरकार वो एक दिन अपना नाम एक मैगजीन में पढ़ता है जिसमें उसके नाम के नीचे लिखा था फादर ऑफ एटम बॉम्ब, और ये पढ़कर वो मजीद डिप्रेस हो जाता है। लेकिन यूएस गवर्नमेंट की डिमांड्स यहाँ पर खत्म नहीं हो रही थी। अब वो ओपनहेमर से चाहते थे कि वो उन्हें एक हाइड्रोजन बम बना कर दे, लेकिन ओपनहेमर महसूस करता है कि अगर एक दफा एटॉमिक रेस शुरू हो गई तो इंसानियत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इस वजह से वो पीस और अमन की बातें शुरू कर देता है और सब लोगों को बॉम्ब बनाने से मना करने लगता है, और वो अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने से इनकार कर देता है। और उसके इनकार की वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये किसी दूसरी कंट्री का एजेंट बन चुका है। लेकिन इससे पहले एक वाकया और होता है। एक मीटिंग के दौरान ओपनहेमर को कहा जाता है कि वो मजीद बॉम्ब्स के ऊपर तजर्बात करें, लेकिन इस मौके पर वो लुइस स्ट्रॉस की उस मीटिंग में थोड़ी सी बेइज्जती कर देता है, और ये चीज लुइस को यानी रॉबर्ट डाउनिंग जूनियर को खटक जाती है और वो ओपनहेमर का दुश्मन बन जाता है। और इसी वजह से लुइस उस पर एक झूठा केस बनाना शुरू करता है, और इस केस में वो ये प्रूफ करने की कोशिश करता है कि ओपनहेमर किसी दूसरी कंट्री का एजेंट है। और ओपनहेमर को इस केस के दौरान ऐसा महसूस होता है कि उसके दोस्त भी उसकी मदद करने से पीछे हट जाते हैं, बल्कि वो उल्टा उसी को फंसाने लग जाते हैं। ओपनहेमर जो कि पहले ही डिप्रेस था वो मजीद डीप डिप्रेशन में चला जाता है। इसके साथ साथ लुइस को एक और गलतफहमी होती है कि ओपनहेमर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को उसके खिलाफ भड़काया है, जबकि असल में ओपनहेमर सिर्फ आइंस्टाइन से न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में बात कर रहा था। और इसके बाद ओपनहेमर की कहानी इन्हीं तमाम केसेस में घूमती रहती है, और इसके बाद ये तमाम फिल्म इन्हीं केसेस के गिर्द घूमती है, और आखिर में ओपनहेमर की तरफ से एक वकील आकर ओपनहेमर की स्टोरी और लुइस का झूठ सब लोगों को बताता है, और इस तरह काफी
काफी वक्त के बाद ओपनहेमर की खिदमात को रिकॉग्नाइज किया जाता है और उसे बहुत से अवार्ड्स दिए जाते हैं। लेकिन अब ओपनहेमर को पता था कि कौन उसके साथ है और कौन उसका मुखालिफ था, क्योंकि उसे अवार्ड्स देने वाले और उसे कांग्रेचुलेट करने वाले वही लोग थे जो एक वक्त में उसके मुखालिफ थे। और फिल्म के एंड में हमें ओपनहेमर और एल्बर्ट आइंस्टाइन की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है और इसमें हमें पता चलता है कि लुईस स्ट्रास को गलतफहमी हुई थी, क्योंकि ओपनहेमर एल्बर्ट आइंस्टाइन से सिर्फ न्यूक्लियर बम के बारे में बात कर रहा था और वो आइंस्टाइन को बता रहा था कि मैंने एक ऐसी चीज बना दी है कि जिसका रिएक्शन कभी खत्म नहीं हो सकेगा और वो अपने आप सालों साल चलता जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओपनहेमर कैसा महसूस कर रहा था कि इस एटम बम से क्या क्या कुछ हो सकता है, और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ओवरऑल मूवी एक बायोग्राफी के तौर पे तो अच्छी है, मगर क्रिस्टोफर नोलन से कुछ ज्यादा की उम्मीद थी और उम्मीद है कि आपको फिल्म की शॉर्ट स्टोरी पसंद आई होगी। तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।